तो आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पादप जगत को समझेंगे कि पादप जगत एक्चुअली में होता क्या है। पादप जगत का यहाँ अर्थ आप समझ सकते हैं पेड़ पौधों से यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनका विकास का क्रम क्या रहा है, वो अपने क्रम में किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अपने को वर्गीकरण करने के अनुसार ही परिवर्तित होते गए, और साथ ही इसमें एक समय के अनुसार उनकी जो एक अपनी आधारभूत संरचना है उसमें जो मौजूद उनका एक अपना तंत्र है, जिसमें देखा जाए जो कोशिका है उसके विकास के अकॉर्डिंग उसमें किस प्रकार से उनका विकास होता गया। इनके आधार पर हम कई प्रकार से इनको बांटते हैं, जिसमें आपको नाम सुना हो थैलोफाइटा, इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा हुआ, ब्रायोफाइटा हुआ, टेरिडोफाइटा हुआ, और इसी में आप देखेंगे इसके जो विकास के क्रम में जैसे जैसे पेड़ पौधों में जैसा विकास होता गया, उनके तना में, जड़ में, पत्तियों में विकास होता गया, तो उनके आधार पर इनको हम कई कैटेगराइज करते हैं। काफ़ी पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो देखे गए हैं कि वो जलीय पौधे हुए हैं, और काफ़ी पौधे ऐसे हैं जो स्थल में भी हैं, और काफ़ी पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो उभयचर प्रकृति के हैं, यानी कि वो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। तो इस प्रकार के भी पेड़ पौधे हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो शीत में भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो उनकी विकास की अवस्था के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन होता गया, उनकी कोशिका में परिवर्तन होता गया, तो उनके जैसे कोशिका परिवर्तन होता गया तो उनकी जड़ें आ गईं, फिर पत्तियां आ गईं, फिर उनके में देखा गया तो तना का विकास हुआ, तो उनमें ऐसे डेवलप होते गए। तो धीरे धीरे क्रम में उनका एक विकास का क्रम रहा है, जिसमें फिर आगे चल के यही पेड़ पौधे और विकास करते गए। तो उसमें आपने देखा हो जिम्नोस्पर्म है, उसी में एंजियोस्पर्म है। तो ऐसे पेड़ पौधे हैं जो नग्न बीजी हैं और आवृत बीजी हैं, ऐसे पेड़ पौधे हमने देखने को मिलते हैं। तो ये जो पेड़ पौधों का एक विकास का क्रम रहा है, तो इसके पीछे इनमें जो मौजूद है एक कोशिका होती है, उस कोशिका के विकास के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन होता गया है। तो पेड़ पौधों के अंतर्गत हम यही सब पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से स्थली में उत्पन्न हुए हैं, कि जल में उत्पन्न हुए जल के पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्थल के कैसे होते हैं, उभयचर प्रकृति के पेड़ पौधे कैसे होते हैं। तो इनके आधारभूत संरचना के आधार पर उनके आवास के आधार पर हम इनको कैटेगराइज में इनको परिवर्तित करते हैं और उनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी पेड़ पौधा है तो उसकी एक सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोई भी पेड़ पौधा ले लो या जीव जंतु ले लो, तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे में उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, वो होती है कोशिका। तो कोशिका में आप जैसा कि जानते हो कि कोशिका अपना दो प्रकार के कार्य करती है, एक कार्य करती है कार्यात्मक और एक कार्य करती है रचनात्मक। तो वो कार्य करने के साथ साथ रचना के आधार को अपने को वर्गीकरण करती है और जैसे जैसे विकास करती है। यानी कि कार्यात्मक का मतलब ये है कि वो कार्य तो करती ही है, लेकिन उसमें एक अलग से ही डेवलपमेंट गुण धर्म पैदा करती जाती है, तो वो अपने को विकास करती जाती है। कार्य करने का एक मतलब अलग होता है। कार्य करने में तो मशीन भी काम करती है, क्या वो अपने को विकास कर लेती है? नहीं कर पाती है। लेकिन कोशिका जो होती है वो विकास कर लेती है। वो कैसे कर लेती है? कार्य तो वो कर रही है, लेकिन उसके आधार पर उसमें क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो वो कोशिकाओं में वृद्धि होना ही रचनात्मक क्रिया है, और जबकि वो कार्य कर रही है तो वो एक कार्यात्मक क्रिया है। तो रचना के आधार पर और कार्यात्मक के आधार पर इसको हम दो आधार पर समझ लेते हैं कि कोशिका किस प्रकार से काम करती है। तो आप जानते हो कि कोशिका जो होती है, तो कोशिका में जो मौजूद है जो द्रव पदार्थ होता है केंद्रक उसमें उपस्थित होता है। उसमें आपने देखा हो तो राइबोसोम है, ठीक है, उसी में माइटोकॉन्ड्रिया है, ताराकाय है, और भी लाइसोसोम है, ये सब कुछ उसमें पाए जाते हैं। तो उनको कैसे कैसे वो धीरे धीरे अपने में परिवर्तित होती गई और विकास करती गई है, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाएं भी हैं जो आपने देखा हो कि निरंतर जब इनमें डेवलप होता गया समय के अनुसार तो वो विकसित होती गई, और कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जो आज के समय में भी बन रही हैं धीरे धीरे, अब वो अविकसित अवस्था में हैं, तो ऐसी भी कोशिकाएं हैं।
तो इनका जो कोशिकाओं हैं कि कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जो अपने को विकसित अवस्था में होती गई, कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जो अविकसित में भी रह गई, जिसमें आपने देखा हो कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें डीएनए जो होता है, उनका जीन होता है, अनुवांशिक के आधार पर उनमें परिवर्तन होता गया। तो ऐसे भी कोशिकाएं हैं। तो ये जो कोशिकाओं के आधार पर हम समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे अगर देखते हैं तो पेड़ पौधों में भी आप देखते हो कि जो हमारी कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी एक कोशिका होती है जिसका नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। ये दो प्रकार की कोशिकाएं इसलिए हैं क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें कोशिका तो है लेकिन ये कोशिका है कैसी, अविकसित अवस्था में है। तो अविकसित कोशिका जिसकी होती है वो जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं, वो बिल्कुल ही अविकसित अवस्था में होते हैं। उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा विकास नहीं देखने को मिलता है, ना केंद्रक देखने को मिलता है, वो एक्चुअली में दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें ऐसे कुछ परजीवी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल पे अगर हम ले सकते हैं, जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया हुए, जीवाणु हुए, ये एक प्रकार के परजीवी होते हैं। लेकिन ये इसमें कुछ अगर देखे जाएं तो स्वपोषी भी होते हैं, यानी कि स्वयं भोजन भी बनाने में ये सक्षम होते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं ये स्वपोषी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। तो परजीवी जो जीवाणु होते हैं, एक बात विशेष ध्यान रखना, जो परजीवी जीवाणु होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत लाते हैं, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये किस पे डिपेंड होते हैं, परजीवी होते हैं। तो आप समझ सकते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जीवाणु आते हैं। इसी में आप देख सकते हो जो आर्किड ग्रुप भी आता है। और आप देख सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आपने देखा हो जो मोनेरा एक ग्रुप होता है, मोनेरा ग्रुप के जो जीव होते हैं वो आते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें एक मोनेरा जीव ही आते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है आर्किड ग्रुप जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत ही आता है। और जीवाणु भी मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इनमें अपनी एक विशेषताएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो परजीवी होते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। लेकिन इसमें से कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो स्वयं भोजन बना सकते हैं या दूसरों को भोजन बना के दे सकते हैं, ऐसे भी जीवाणु होते हैं। तो उनको हम देखा जाए तो किस कैटेगरी में रख सकते हैं, वो स्वपोषी कैटेगरी में भी आ जाते हैं। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो परजीवी भी होते हैं। तो एक्चुअली परजीवी जीवाणुओं की जो गणना की जाती है वो अधिकतम है। तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हम वैसे जीवाणु रखते हैं जो परजीवी होते हैं। तो अगर क्वेश्चन किया जाए कि जीवाणु कैसे होते हैं, तो जीवाणु हम परजीवी में ही रखते हैं, क्योंकि अधिकतम जीवाणु परजीवी ही होते हैं, वो परजीवी देखने को मिलते हैं। और आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये स्वपोषी है, उन्हें कि मतलब कि स्वपोषित तो होते हैं, जिसमें अपने को भोजन को निर्माण करने में भी सक्षम होते हैं। तो इनको हम फिर अलग से देखा जाए तो हम थैलोफाइटा जो वनस्पति होती है उसमें हम रख लेते हैं। तो इसको हम अलग से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखा जाए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो एक्चुअली में उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, आर्किड ग्रुप के जो जीवाणु होते हैं वो इसी के अंतर्गत ही आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि इनका जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, क्योंकि उसमें डीएनए आरएनए नहीं मिलता है। तो ये अपने को कैसे सर्वाइव करते हैं, मतलब बिल्कुल ही इनकी कोशिका जो होती है वो वीक होती है, बिल्कुल कमज़ोर होती है। तो आप समझ सकते हैं। तो अब कोशिका में हमने आपको बताया जैसे कोशिका है, तो कोशिका में मैंने जैसे आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है किस प्रकार की होती है। इसी के अंतर्गत अगर हम दूसरी कोशिका की बात करें तो एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ये यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो ये यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका होती है।
एक विकसित कोशिका होती है, जिसमें आपने पढ़ा हो कि एक कोशिकीय जीव आते हैं, इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। इसी के अंतर्गत बहुकोशिकीय भी जीव आते हैं। बहुकोशिकीय यानी कि जिनकी संरचना है, जिनकी कोशिका में बहुत सारी कोशिकाओं से निर्माण होकर एक बड़ी कोशिका जब बन जाती है तो उसे बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जिनकी एक कोशिका है, एक संरचना है, जिनकी एक स्ट्रक्चर से बने हैं, यानी कि जिनकी कोशिका एक संरचना से बनी है, जैसे केंचुआ हुआ, ठीक, इनकी संरचना एक कोशिकीय है, क्योंकि ये देखा जाए तो एक ही कोशिका से बने हैं। अगर इनको काट भी दोगे, इनको काट भी देते हो, तब भी ये चलने में सक्षम होते हैं। तो एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसी के अंतर्गत आप समझ सकते हो कि आपने नाम सुना होगा जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम है, परजीवी भी इसी में आते हैं। जो कोशिकीय जीव होते हैं इसके अंतर्गत परजीवी आते हैं, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, यूग्लिना हुआ, पैरामीशियम हुआ। इसके अंतर्गत आप अमीबा को पढ़ सकते हो, अमीबा को पढ़ सकते हो। तो ये जो जीव हैं, ये जो जीव हैं, ये किसके हैं? ये प्रोटिस्टा वर्ग के आते हैं। प्रोटिस्टा आप नाम लिख सकते हो। जो प्रोटिस्टा वर्ग या ग्रुप होता है उसके अंतर्गत जो परजीवी होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, ये एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्योंकि इसमें एक कोशिका पाई जाती है, केवल एक कोशिका। अगर आप कहीं भी इसे देखेंगे, कहीं से भी इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो चारों तरफ से ये एक ही कोशिका से दिखाई पड़ते, एक ही कोशिका से दिखाई पड़ते। इसमें कोई दूसरी कोशिका का कोई भी डेवलप या कोई भी इनसे जुड़ाव नहीं होता है, तो इनको एक ही कोशिका से हम इनको समझते हैं। बात अब यहाँ आती है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव में आपने देखा हो कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं वो आ जाते हैं, मनुष्य हैं, बड़े बड़े जीव जंतु हैं वो आ जाते हैं। इनकी बहुकोशिकीय होती है, इनका एक सुविकसित पाचन तंत्र होता है, इनका एक सुविकसित केंद्रक होता है। तो आप समझ सकते हो कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो एक कोशिका के जो जीव है इसमें भी केंद्रक देखने को मिलता है, और बहुकोशिकीय है इसमें भी केंद्रक देखने को मिलता है। बस अंतर यही है कि एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका से वो बने होते हैं, और बहुकोशिकीय में बहुकोशिकीय से जीव बने होते हैं, जिसमें आपने देखा हो इसी में हम पेड़ पौधे ले लेते हैं और जीव जंतु ले लेते हैं। जीव जंतु इसमें आप ऐसे जीव जंतु ले लेते हैं जो बहुकोशिकीय हैं, यानी कि बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इसमें देखा जाए तो कलर के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन, संरचना के अकॉर्डिंग में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अब बात हम करते हैं इसमें एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत हम कवक को और रखते हैं। तो कवक जो होता है वो एक्चुअली में एक कोशिकीय जीव है। कवक जो है वो एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये परजीवी होता है, ये परजीवी होता है। ये स्वयं भोजन नहीं बना सकता है, ये स्वयं भोजन नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वहाँ ये कवक पाया जाता है, या आप देख सकते हो शैवाल के साथ में देखने को मिल जाता है, सहजीवता दर्शाता है, या जो भी पेड़ पौधे होते हैं जड़ों में उनमें कवक देखने को मिल जाता है। तो ये एक प्रकार का परजीवी होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कैसा भी क्लोरोफिल इसमें देखने को नहीं मिलता है 1% भी। तो ये पूर्ण रूप से परजीवी होता है, और ये एक कोशिकीय होता है। लेकिन इसमें थोड़ा अगर देखा जाए तो ये इसमें थोड़ा विवादास्पद चीज़ ये है कि इसको हम पढ़ते कहाँ हैं, इसको हम पढ़ते कहाँ हैं, क्या हम इसको जीव जंतु में पढ़ते हैं, क्या इसको हम वनस्पतियों में पढ़ते हैं। रीजन इसमें क्या है कि कवक जो होते हैं इसमें देखा जाए तो एक भित्ति नुमा होते हैं, इसमें इसकी जो परत होती है वो भित्ति से बनी होती है, जैसे प्रवाल भित्ति इस प्रकार की होती है। तो इनकी जो संरचना है वो कोशिका भित्ति से बनी होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है इसमें, जैसे हम इनको फंगस बोलते हैं, कवक जो होते हैं इनको फंगस बोलते हैं। तो इनकी संरचना जो है, इनकी संरचना है जो है वो किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति से बनी होती है। कोशिका भित्ति, जैसे कि पेड़ पौधों आपने देखा हो, जो पेड़ पौधे हैं इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आपने देखा हो कि इस प्रकार की आकृति है, तो इसमें इस प्रकार की भित्ति पाई जाती है, जिसमें इस प्रकार से आप समझ सकते हो।
ऐसी एक मतलब भित्ति होती है जो ऊपर से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो कोशिका भित्ति क्या करती है, उनसे बचाव करती है, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती है। तो कोशिका भित्ति एक प्रकार से देख सकते हो कि इसके अंतर्गत बहुत सारी नलिकाएँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, वो हम आगे जब हम कोशिका को समझेंगे तब हम बताएंगे। हालांकि जो कोशिका भित्ति होती है वो पेड़ पौधों में ही देखने को मिलती है, और इसमें अगर देखा जाए तो जो कवक है इसमें ये एक प्रकार का जीव है, एक प्रकार का जीव है। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलती है, इसमें कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। तो जब इसमें कोशिका भित्ति देखने को मिल जाती है तो इसे हम कहाँ रखते हैं, तो इसको हम दोनों में पढ़ते हैं। इसे कोशिका भित्ति के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ लेते हैं, किसमें, पेड़ पौधों की कैटेगरी में पढ़ते हैं। और ये परजीवी होते हैं तो इनको हम कोशिकीय जीव के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जो ये ना ही पूर्ण रूप से ये कह सकते हो कि ये पूर्ण रूप से ये परजीवी है, और ना ही हम पूर्ण रूप से परजीवी तो है, ना हम इसे कह सकते हैं पूर्ण रूप से एक कोशिकीय जीव है, और ना ही हम इसे पूर्ण रूप से जीव बोल सकते हैं, ना पूर्ण रूप से इसे हम वनस्पति के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी कि इन दोनों का मिला जुला एक रूप है कवक। तो आप समझ सकते हो कि कवक जो होता है इसकी जो संरचना होती है वो देखी जाए। एक मिनट, जो कवक होता है उसकी जो संरचना होती है वो काइटेन की बनी होती है। काइटेन की संरचना बनी होती है, जो देखा जाता है कि उसमें सेलुलोज, जो हेमी सेलुलोज है वो पाया जाता है। तो काइटेन की संरचना होती है, उसमें हेमी सेलुलोज पाया जाता है, उससे निर्मित होती है, और जो कोशिका भित्ति के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कवक जो है एक प्रकार के दोनों का गुणधर्म दर्शाता है। ये परजीवी है, एक जीव के रूप में भी, जीव जंतु के रूप में कवक माना जाता है, और ये परजीवी है, एक कोशिकीय जीव है। और जबकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कोशिका भित्ति के अकॉर्डिंग इसको हम वहाँ पेड़ पौधों की कैटेगरी में भी रख लेते हैं। तो दोनों में ये इसके अंतर्गत दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। ये पूर्ण रूप से परजीवी होता है। अब बात हम करते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं, तो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत हम किसे पढ़ेंगे। बहुकोशिकीय में आपने देखे हो जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे जो होते हैं इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के बारे में हमने अभी आपको बता ही दिया है कि जो पेड़ पौधे हैं तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसकी वजह से ये पेड़ पौधे हैं एक जगह से दूसरी जगह चलन नहीं कर पाते, यानी कि अपनी जगह से जो खड़े हैं हम खड़े रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इनका चेतन का इनके अंतर्गत गुण पानी पाया जाता है। यही रीजन है कि इसमें जो पाई जाती है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि जो जीव जंतु हैं इनके अंतर्गत ये कोशिका भित्ति नहीं होती है, इनके अंतर्गत होती है कोशिका झिल्ली होती है। जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं उसका प्रभाव ये साइड इफेक्ट डाल देती हैं कोशिका झिल्ली पर, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जबकि कोशिका भित्ति पे वो साइड इफेक्ट इतना नहीं डाल पाती हैं पूर्ण रूप से, मतलब डाल तो सकती हैं, लेकिन कोशिका भित्ति है वो एक संरचनात्मक है, एक सुरक्षा प्रदान करती है पेड़ पौधों को। तो वो जो छालनुमा बनी होती है पूरी सेलुलोज की बनी हुई होती है, ये पूरी सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इसकी वजह से इसमें जो कोशिका के अंतर्गत जो अंदर जो इनमें जो केंद्रक पाया जाता है वहाँ तक अल्ट्रावायलेट का प्रभाव नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा प्रदान बोलते हैं कोशिका जो भित्ति है वो पेड़ पौधों के लिए सुरक्षा का एक वरदान है। तो समझ सकते हो कि बहुकोशिकीय अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे या कौन कौन सी वनस्पतियाँ आएंगी। जो भी पेड़ पौधे हैं वो वनस्पति हैं, तो वो उस आधार पे आती हैं। तो हम अभी इसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं को तो नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों को। तो पेड़ पौधे जैसे कि आप जानते हो जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक प्रकार से देखे जाएं तो सेलुलोज से ही बने होते हैं, जो बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। इनकी अपनी एक कैटेगरी होती है जिसमें हमने आपको बताया था, जो देखे जाएँ जो थैलोफाइटा हैं, उसी में ब्रायोफाइटा हैं, उसी में आप टेरिडोफाइटा हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। इनका एक विकास का एक क्रम है, तो उसके अंतर्गत हम इनको पढ़ लेते हैं पेड़ पौधों को। अब बात ये आती है, इससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, जीवाणु को। तो
बैक्टीरिया, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, बैक्टीरिया है ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंतर्गत इसे हम रखते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए तो इसका जो केंद्रक है वो अविकसित होता है, यानी कि इस केंद्रक तो होता है लेकिन अविकसित होता है, लेकिन ये एक प्रकार से देखा जाए तो अपने को विकास नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। ये एक प्रकार से देखे जाए तो परजीवी ये भी होते हैं, ये भी परजीवी होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो जीवाणु होते हैं, कुछ जो जीवाणु होते हैं वो स्वयं भोजन भी बना लेते हैं, स्वयं भोजन भी बना लेते हैं, मतलब अपनी आपत्तिजनक में ये स्वयं भोजन भी बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो इनको तो हम रखते तो हैं एक्चुअली में नॉर्मल टाइम में बैक्टीरिया मतलब परजीवी में ही, लेकिन ये स्वयं भोजन भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे मिल जाते हैं जीवाणु जो भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, तो इनको हम फिर किस में रख लेते हैं, वनस्पति के अंतर्गत भी रख लेते हैं। तो जो स्वकोषी हैं तो इसलिए इनको वनस्पति के अंतर्गत भी रख लेते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जो थैलोफाइटा है, जो थैलोफाइटा है उसके अंतर्गत हम इसको रखते हैं। थैलोफाइटा अभी हम आगे बताएंगे, वनस्पति एक प्रकार की वनस्पति ही होती है, तो वनस्पति के अंतर्गत हम इसको रख लेते हैं। तो समझ सकते हो कि जो जीवाणु होता है वो किस कोशिका का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रुप का ही होता है। तो आप समझ सकते हो, लेकिन इसके अंतर्गत एक अलग से हम पढ़ते हैं जैसे कि वायरस यानी कि विषाणु क्या होते हैं। तो विषाणु काफ़ी एस्पिरेंट है, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि जीवाणु, विषाणु, कवक, इनमें क्या भिन्नता होती है। तो आप एक प्रकार से समझ सकते हो कि कवक अगर देखे जाएं तो कवक देखे जाएं तो ये पूर्ण रूप से परजीवी ही होते हैं और ये स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, जबकि ये पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, फंगस होते हैं जो निर्भर होते हैं पेड़ पौधों पे। आपने देखे हो जड़ों नुमा ऐसे चिपके रहते हैं, इस प्रकार से चिपके रहते हैं। बहुत सारे फंगस होते हैं, देखा हो छाल में चिपके रहते हैं या जड़ों में बने रहते हैं, तो उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं और उनको ये क्या प्रदान करते हैं, पोषक तत्व। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं, कौन, कवक, और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो ये जो होते हैं एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं, कौन, कवक, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और जबकि बात की जाए जीवाणु की, तो जीवाणु जो होते हैं, एक बात और इसमें समझ लें, कवक में, कवक जो होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन पोषक तत्व वही प्रदान कर सकते हैं जो उनको वहाँ मौजूद में मिलते हैं। अगर वहाँ जड़ों में अगर पोषक तत्व नहीं है तो कवक है वहाँ पे काम नहीं कर पाता है, कवक काम नहीं कर पाता है। फिर वो उसको चाहिए क्या, पोषक तत्व जब तक प्रदान नहीं कर पाएगा पेड़ पौधे को, तो वो पेड़ पौधा विकास नहीं कर पाएगा, तो इसे पौधा भोजन नहीं दे पाएगा। तो रीजन यही है कि इसमें कुछ यही कमी पाई जाती है कवक में कि ये अलग से पोषक तत्व प्रदान नहीं कर पाता है। जो पृथ्वी में प्रकृति मौजूद है, जहाँ पर ये अपने को विकास कर रहा है, वहाँ पर अगर मौजूद है पोषक तत्व उसी को ये दे पाता है पेड़ पौधों को। जबकि अगर वहाँ पे नहीं है तो ये अलग से बना करके उनको नहीं दे पाता है, ये इसमें थोड़ा कमी है बस। और जीवाणु की अगर बात की जाए तो जीवाणु एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक जैसे कि हम आपको बता रहे थे, इसका जो केंद्रक है वो अविकसित होता है। और ये जो है ये देखा जाए तो परजीवी भी होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं और स्वयं भोजन भी बना सकते हैं, स्वयं भोजन भी बना सकते हैं, कौन, जीवाणु। तो जीवाणु जो होते हैं परजीवी हैं और स्वयं भोजन बना सकते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। और जबकि कवक है वो एक कोशिकी के अंतर्गत आता है। एक कोशिकी जो जितने भी एक कोशिकी जीव होते हैं ये सभी परजीवी होते हैं, सभी की सभी परजीवी होते हैं, ये विशेष याद रखना। और जबकि प्रोकैरियोटिक जो है उसमें जीवाणु है वो परजीवी तो हैं, लेकिन कुछ उसमें स्वयं भोजन भी बना लेते हैं। तो लेकिन आवश्यकता के वैसे तो ये परजीवी ही होते हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो ये स्वयं भोजन बनाने में ये भी सक्षम होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये स्वयं भोजन बना सकते हैं। एक मिनट, ओके। तो ये जो परजीवी होते हैं जैसे कि जीवाणु, ये स्वयं भोजन भी बना सकते हैं। तो इसमें कुछ ही मिलते हैं, सभी तो नहीं होते हैं, कुछ मिलते हैं। लेकिन रीजन एक चीज आता है कि जीवाणु में इसमें क्या अंतर है कवक से, ये कवक से यही अंतर है कि ये इनका जो केंद्रक है वो अविकसित होता है, जबकि कवक का विकसित होता है। जीवाणु जो होते हैं इनकी जो संरचना होती है
वो इतना डेवलप नहीं होती है, इतना डेवलप नहीं होती है, जबकि कवक की जो संरचना होती है वो कोशिका भित्ति से बनी हुई होती है। एक बात याद रखना, जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं ये जड़ों में भी पाए जाते हैं, और इनमें एक गुणधर्म ये पाया जाता है कि ये अगर वहाँ पर पोषण नहीं है, अगर जिस पेड़ पौधों में ये मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों में देखने को मिलते हैं, जड़ों में मिलते हैं, तो वहाँ पर अगर पोषण नहीं है, वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है पेड़ पौधों की, वो अगर वहाँ नहीं है, पोषण यानी मित्र पोषणीय मृदा जो होती है उसमें अगर वो पोषण नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अलग से बना के भी दे सकते हैं। ये इसमें एक गुण पाया जाता है, ये अलग से भी कहीं से भी ला के दें लेकिन दे सकते हैं, जबकि कवक नहीं दे सकता। ये आप विशेष याद रखना, जीवाणु और कवक के अंतर्गत ये कुछ अंतर पाया जाता है। बात ये आती है कि जीवाणु जो होता है इसको बस दोनों में एक चीज का एक विवाद रहता है कि जो कवक है, कवक में अगर देखा जाए तो ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये एक कोशिकी भी है, परजीवी भी है। तो परजीवी होने की वजह से ये कैसा है, एक जीव है, और कोशिका भित्ति है तो कैसा है, ये वनस्पति में आ जाता है। तो ये दोनों में आता है। उसी प्रकार से जीवाणु भी है, जीवाणु जो है वो एक परजीवी है, वो भी एक परजीवी है, लेकिन ये कभी कोई जीव ऐसा भी है जो स्वयं भी भोजन बना लेते हैं, तो ये स्वपोषी भी हैं, तो ये भी पेड़ पौधों में आ जाते हैं, समझ रहे। तो ये भी एक प्रकार से दोनों की मतलब मिला जुला है। तो आप समझ सकते हो कि कवक और जीवाणु में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अब बात आती है विषाणु यानी कि वायरस। विषाणु की अगर बात की जाए तो विषाणु जो होते हैं वो एक्चुअली में ये मृत ऐसे होते हैं, यानी कि एक प्रकार से मृत ही होते हैं। कुछ मतलब कि 2 दिन 3 दिन अगर हो सकते हैं तो जीवित हो सकते हैं, ये मरे ही से होते हैं। लेकिन इनके अंतर्गत जैसे ही सजीव कोशिका आती है, जैसी सजीव कोशिका आती है तो ये ऑटोमेटिक काम करने लगते हैं। एक प्रकार से ये देखे जाएं तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। विषाणु जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और ये मृत रूप में पाए जाते हैं, और जैसे ही इनके अंतर्गत सजीव कोशिका आती है तो ये एकदम जीवित हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। तो विषाणु में एक्चुअली में यही थोड़ा अंतर है कि ये प्रकार का ही प्रोटीन है और इसमें आरएनए पाया जाता है। जो विषाणु होता है इसमें आरएनए मिलता है, आरएनए मिलता है, जबकि डीएनए नहीं होता है, इसमें आरएनए होता है। और यह कब काम करता है, जब कोशिका के संपर्क में आता है तो वृद्धि करने लगता है, और ये वृद्धि करने में सक्षम होता है। और आप समझ सकते हो किस प्रकार से ये विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ यानी प्रोटिस्टा वर्ग, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव है, जिसे अंतर्गत हमने अभी पढ़ा था आपका। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें आपने प्रोटिस्टा वर्ग लेते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे जो एक कोशिकीय जीव है, एक मिनट, जो एक कोशिकीय जीव है उसमें हम आपको किसे बता रहे थे, प्रोटिस्टा वर्ग। जो प्रोटिस्टा वर्ग के जो जीव हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, एक कोशिकीय जीव। इसमें आपने पढ़ा था यूग्लिना, इसी के अंतर्गत अमीबा, कवक, केंचुआ, इसी में आप पैरामीशियम, ये एक प्रकार से देखे जाएं तो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर इन्हें हम बोल सकते हैं कि परजीवी। यूनिसेलुलर का अर्थ है यहाँ पे परजीवी, तो ये परजीवी होते हैं, यानी कि ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये परजीवी ही होते हैं। उनको हम प्रोटिस्टा वर्ग में रखते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, किसी प्रकार से इनको देखो तो एक ही होते हैं, जिसमें यूग्लिना हुआ, अमीबा हुआ, कवक हुआ, केंचुआ हुआ, पैरामीशियम हुआ, और भी होते हैं। आगे हम आपको भी जब जीवों के प्रकार बताएंगे तो उसमें हम और भी इनको हम कंफर्म कर देंगे। तो इसी में हम एक कोशिकीय जीव को पढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि बहुकोशिकीय अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो बहुकोशिकीय में मैंने बताया कि बड़े जीव जंतु होते हैं जिनका एक
सुविकसित पारितंत्र, सुविकसित एक अपना मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। तो पेड़ पौधों के अंतर्गत हम थोड़ा समझते हैं। जो पेड़ पौधे हैं उनकी अपनी एक कैटेगरी होती है, पेड़ पौधे हैं उनकी एक अपनी कैटेगरी होती है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ये एक प्रकार के देखे जाएं तो जलीय जीव, जलीय पेड़ पौधे होते हैं या जलीय वनस्पति होती है, जो सबसे पहले पेड़ पौधे जो हैं वो जल में ही उत्पन्न हुए हैं। यानी कि अगर पेड़ पौधों का क्रम देखा जाए तो क्रम में सबसे पहले जो पेड़ पौधे हुए हैं वो जल में ही हुए। कोई भी जीव जंतु हुए वो भी जल में ही उपस्थित हुए हैं, कोई पेड़ पौधे हुए हैं वो भी जल में ही उपस्थित हुए हैं। क्योंकि जब हमारी आपने महाविस्थापन का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें पूरा की पूरा जो हमारा वो समुद्र था, मतलब यहाँ महासागर थे, महासागर में एक पेंजिया नाम का एक टुकड़ा था और आसपास जो पैंथालजा था, तो पैंथालजा ही कितना मुख्य था ना, पेंथिया जो इतना, पेंजिया जो था वो इतना देखा हो इतना क्षेत्रफल में नहीं था, जबकि पैंथालजा बहुत बड़े क्षेत्रफल में है। तो पेड़ पौधे जो क्रम रहा है उनका जलीय पेड़ पौधे ही सबसे पहले उत्पन्न हुए। उसमें आप ले सकते हो जो थैलोफाइटा है, ये सबसे पहले क्रम के जो पेड़ पौधे हैं, सबसे पहले इन्हीं का ही विकास हुआ है। धीरे धीरे जब इसमें विकास होता गया तो फिर ब्रायोफाइटा आया, फिर उनका और भी विकास हुआ तो फिर टेरिडोफाइटा आया, फिर और भी उनका जैसे विकास होता गया तो उसमें जिम्नोस्पर्म आई, फिर एंजियोस्पर्म आई। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों का क्रम रहा है विकास का। और जैसे ऐसे जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतुओं में भी जली में ही सबसे पहले हम मछलियाँ देखने को मिली हैं आपको, उसी में बहुत सारे जीव जंतु जो सबसे पहले आए हैं वो हम आपको जब जीव जंतुओं की लेक्चर पढ़ाएंगे तब हम आपको समझाएंगे। तो थैलियोफाइटा जो है इसके क्या विशेषताएं हैं, ये सबसे पहले जलीय पेड़ पौधे हैं, ओके। लेकिन कुछ पेड़ पौधे हैं जो थैलियोफाइटा में मिल जाते हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र में भी कभी मिल जाते हैं। हालांकि अगर पूछा जाए कि पूर्ण रूप से क्या ये जलीय पेड़ पौधे हैं, क्या ये इनका विकास जल में ही होता है, तो ये 100% श्योर तो नहीं कह सकते हो कि इसमें भी अब देखा जाए तो थैलोफाइटा के अंतर्गत कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो शीत कटिबंध क्षेत्र में भी देखने को मिल जाते हैं, तो उनको हम इसकी कैटेगरी में रख लेते हैं। लेकिन इनका जो विकास था सर्वप्रथम वो जलीय पेड़ पौधों जल में ही हुआ था। तो जो थैलोफाइटा है तो इनको हम भी एक प्रकार से उभयचर प्रकृति के समझ लेते हैं, क्योंकि ये कुछ पेड़ पौधे जल में भी हैं और स्थल में भी हैं, क्योंकि इनको स्थल में भी हम शीत कटिबंध क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इनकी अपनी विशेषता क्या होती है, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, थोड़ा आप नोट डाउन कर लेना। विशेषताएं ये होती हैं कि ये बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, और आप देख सकते हो कि इनकी जड़ है, तना है, पत्ती है, ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनका जो केंद्रक होता है वो इतना विकसित नहीं होता है, जिसकी वजह से जड़ है, तना, पत्ती कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। यही कारण है कि इनकी जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा जो किस्म के पेड़ पौधे होते हैं उनका विकास जो होता है बिल्कुल सूक्ष्म होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ना उसमें जड़ होती है, ना तना होती है, ना पत्ती होती है। तो इसमें अंतर्गत आप जैसे देख सकते हो कि जो शैवाल होती है, तो शैवाल जो होती है ना उसमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। शैवाल जो होती है आप ले सकते हो, जो शैवाल है तो शैवाल जो होती है उसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आप जैसे जहाँ शैवाल पाई जाती हो तो उसमें कुछ नहीं होता है। आप उसको ऐसे हाथ में लेना तो उसमें नहीं समझ पाओगे, ना जड़ है, ना जड़ समझ पाओगे, ना तना समझ पाओगे, ना पत्ती समझ पाओगे। तो शैवाल जो है वो भी उसमें नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि शैवाल जो होते हैं, शैवाल में क्या देखने को मिलता है, वो मिलता है कवक, कवक देखने को मिलता है। और ये कवक क्या करता है, कवक क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है किसे, शैवाल को। शैवाल को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। शैवाल इसे क्या प्रदान करती है, भोजन। तो इस प्रकार से इनके अंतर्गत देखा जाए कवक और शैवाल के बीच सहजीवता पाई जाती है। तो शैवाल जो है और कवक जो है सॉरी, हम इसको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। वैसे तो ये जीव है, लेकिन इसको अगर हम वनस्पति में रखें भी तो इनको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। जबकि शैवाल जो है ये पूर्ण रूप से थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि शैवाल जो है तो ज़्यादातर देखी जाए तो मतलब समुद्रों में शैवाल देखने को मिलती है। वैसे शैवाल तो
आप देख सकते हो कि आप मिल जाती है, शीतकटबंध में भी मिल जाती है देखने को। तो वो एक थैलोफाइटा के अंतर्गत ही रहती है। मैंने बोला नहीं कि कुछ अब वर्तमान देखा जाए तो कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको थैलोफाइटा के शीतकटबंध में रखा गया है, लेकिन वो शीतकटबंध में है, लेकिन वो उनको थैलोफाइटा के अंतर्गत हम रख लेते हैं। तो सवाल है सजीवता दर्शाते हैं, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि वो किस प्रकार से निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन आपने देखा हो, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है चट्टानों में, तो ये लाइकेन मिल जाता है। लाइकेन आपने देखा हो, और लाइकेन आपके समुद्र में भी देखने को मिल जाता है। तो ये देखा ना कि थैलोफाइटा के अंतर्गत समुद्र में भी लाइकेन मिल जाता है, जिसमें शैवाल समुद्र में ये सबको देखने को मिलता है, और वही धरातलों में भी देखने को मिल जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से थैलोफाइटा जो है उनके अंतर्गत जो जड़ है, तना है, पत्ती है, वो नहीं देखने को मिलती है, सजीवता दर्शाते हैं। और भी आप ले सकते हो, थैलोफाइटा के अंतर्गत जीवाणु को भी ले सकते हो, क्योंकि वो जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, स्वपोषी भी कुछ होते हैं। तो स्वपोषित होने की वजह से इनको हम थैलोफाइटा के अंतर्गत रख लेते हैं, क्योंकि इनका जो केंद्रक है वो अविकसित होता है। क्योंकि इनका जो देखा जाए थैलोफाइटा का जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, क्योंकि उसमें जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो उसमें कि थैलोफाइटा के अंतर्गत हम किसे किसे रखते हैं। आप और भी आप देख सकते हो, जैसे कि आप समझ सकते हो कि अल्वा हुआ, ठीक है, थैलोफाइटा के अंतर्गत और भी आते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे अल्वा। इसी में आप लिख सकते हो क्लेडोफेरा, एक मिनट, क्लेडोफेरा। और भी है, मशरूम हुआ, कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं, स्पायरोगायरा है, लिख लो, मशरूम है जिसे हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं। और भी है जैसे स्पायरोगायरा। ये कुछ ऐसी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं जिसमें थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन इसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं देखने को मिलता। ये अविकसित अवस्था में होते हैं, लेकिन ये स्वयं में विकास करते हैं। लेकिन ये निरंतर धीरे धीरे जब विकास करते हैं तो उनकी अलग कैटेगरी में हम उनको रखते हैं, लेकिन ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनको हम थैलोफाइटा के अंतर्गत ही रखेंगे, स्पायरोगायरा के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हो कि थैलोफाइटा जो होते हैं वो जलीय पेड़ पौधे होते हैं, कुछ इसमें धरातल में भी मिल जाते हैं। तो इसमें बहुत छोटे होते हैं, इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। और ये देखे जाए तो ध्रुवीय में भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपने मशरूम हुआ, कुकुरमुत्ता हुआ, और क्लेडोफेरा हुआ, अल्वा हुआ, स्पायरोगायरा हुआ। ये कुछ ऐसी वनस्पति पेड़ हैं जो थैलोफाइटा के अंतर्गत हम रखते हैं। दूसरी कैटेगरी इसी में आती है, वो आती है ब्रायोफाइटा की। जो ब्रायोफाइटा है वो थैलोफाइटा से थोड़ा विकसित होते हैं, और ये उभयचर प्रकृति के होते हैं। ये उभयचर प्रकृति के होते हैं क्योंकि देखे जाएं तो ये जल में और स्थल दोनों पाए जाते हैं, समान रूप से जल और स्थल में दोनों में देखने को मिल जाते हैं। जैसे जैसे इनका विकास होता गया तो ये जल से स्थल की ओर गमन करने लगे, तो ये जल में भी रहना पसंद करते हैं और स्थल में भी रहना पसंद करते हैं। तो इनको उभयचर प्रकृति के पेड़ पौधे बोलते हैं। जबकि थैलोफाइटा है उभयचर प्रकृति के नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको हम कुछ पेड़ पौधे ऐसे उनको हम रख दिए गए हैं कि जो इसमें थैलोफाइटा के अंतर्गत है, हालांकि वो उभयचर प्रकृति के नहीं है। जबकि ब्रायोफाइटा है ये उभयचर प्रकृति के हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है उभयचर प्रकृति के, तो ब्रायोफाइटा को आप विशेष याद रखना। जो ब्रायोफाइटा होता है उभयचर प्रकृति के हैं, वो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। अगर इनकी हम विशेषताओं की बात करें, इनकी जो विशेषता है वो क्या है? विशेषता में आप जैसा कि जानते हो कि इसके अंतर्गत जो होते हैं वो जाइलम है, फ्लोएम है, ये उपस्थित नहीं होते हैं। बस रीजन यही है कि इसमें इनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक विकसित होता है। इनका केंद्रक जो है विकसित होता है, और इसमें देखे जाएं तो जो तना है, पत्ती है, ये देखने को मिल जाती है। तना और पत्ती देखने को मिल जाती है, जबकि जड़ है वो नहीं होती है।
ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो केंद्रक है उसका जो विकसित होता है, इसमें तना है, पत्ती है, ये मौजूद होते हैं, जबकि जड़ है वो मौजूद नहीं होती है। ये थोड़ा याद रखना, ये उभयचर प्रकृति के होते हैं, इनको विशेष याद रख लेना। ये इसकी कुछ मतलब कि आप देख सकते हो सॉरी, तो ये चीज़ें मौजूद होती हैं, जबकि तना पत्ती जो होती है वो भी ज़्यादा विकसित नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखे जाए तो उनको मूलाभास है एक प्रकार के। जो ब्रायोफाइटा है इनको मूलाभास भी बोला जाता है। मूलाभास का अर्थ यहाँ एक समझ सकते हो कि मतलब आवाज सा होता है कि इसमें जड़ है, एक्चुअली जब इनको उखाड़ते हैं तो जड़ नहीं होती है, तो मूलाभास एक प्रकार का लगता है कि ये मूलाभास है। तो समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये मूलाभास भी कुछ मतलब दिखाई, मतलब मूलाभास मतलब जड़ ऐसी दिखती है लेकिन जड़ उसमें मौजूद होती नहीं है, वो अविकसित अवस्था में ही होती है। क्योंकि देखे जाए जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, तो ये पेड़ पौधे जो भी होते हैं तो उनके जड़ों में देखा जाए तो जाइलम होता है, जाइलम होता है। और ये जाइलम क्या करते हैं, मतलब पोषक तत्व हैं, जल हैं, प्रदान करते हैं। और ऊपर क्या पाया जाता है इसमें मतलब कि जो स्टोमेटा है उसके माध्यम से ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे छद्मनुमा होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया करते हैं, तो भोजन निर्माण करते हैं। तो इसमें जो पूर्ण रूप से इसमें जो भोजन को विस्तृत करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोएम। जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन किया गया है, भोजन का निर्माण किया है पेड़ पौधों में, उसको पूरे पेड़ पौधों में फैलाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का होता है। तो फ्लोएम कार्य करते हैं। तो ये जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं होते हैं, ये विशेष याद रखना। पत्तियां देखने को मिल जाएंगी, तना देखने को मिल जाएगा, लेकिन फ्लोएम और जाइलम इसमें मौजूद नहीं होते हैं। फ्लोएम जाइलम मौजूद तभी होंगे जब जाइलम उसमें उपस्थित होगा, तभी फ्लोएम होगा, ये विशेष याद रख लें आप। तो ब्रायोफाइटा किस्म के जो पेड़ पौधे होते हैं वो थोड़े थैलोफाइटा थोड़े विकास में होते हैं, जिसमें जड़ नहीं होती है, पत्ती और तना देखने को मिल जाता है। तो ये ब्रायोफाइटा किस्म के ही पेड़ पौधे होते हैं, आप समझ सकते हो। जिसमें आप ले सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे मौसम हुआ, मौसम या ऐसे हम मॉस बोलते हैं, जो देखा हुआ आपने ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसी में आप एक ले सकते हो, मौसम हुआ, माउस हुआ। इसी में आप और भी ले सकते हो, जैसे कि रिकिया भी है, रिकिया है, इसे भी इसी में शामिल कर लेते हैं। तो इसे हम रिक्स भी बोलते हैं। ये गर्म शीत प्रदेश में पाए जाते हैं, जो रिकिया रिक्स हैं, गर्म शीत प्रदेश में भी देखने को मिल जाते हैं। और मांस है वो तो चट्टानों ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, गार्डन वगैरह क्षेत्र होते हैं उसमें देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, जो रिकिया है वो दलदली क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है, गर्म क्षेत्र प्रदेश होते हैं उसमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ आपने देखे हो। अब तो मौसम में जो मांस है ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी अब पनपने लगा है, आपने देखा हो, सब जगह अब लगने लगे हैं। तो आपने जैसा कि पढ़ा थैलियोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इसमें क्या अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं। और जो तीसरा आता है, तीसरा जो होता है वो होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की बात की जाए तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं आप लिख लें। विशेषता में लिख सकते हैं कि इनका जो तना है, जड़ है, पत्ती है, ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनमें स्पष्ट जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इनका केंद्रक है वो विकसित अवस्था में होता है, केंद्रक है वो विकसित अवस्था में होता है। और जो तना है, जड़, पत्ती पूर्ण रूप से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रख लें, मैंने अभी तक आपको फल और बीज के बारे में कुछ नहीं बताया है, न फल फूल के विषय में कुछ नहीं बताया है, केवल तना, जड़, पत्ती के बारे में ही बता रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो टेरिडोफाइटा है या ब्रायोफाइटा है या आप और जो थैलियोफाइटा है, इनको हम किस में शामिल करते हैं, तीनों को, थैलियोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनको हम तीनों किस में शामिल करते हैं, क्रिप्टोगैमी। यानी क्रिप्टोगैमी ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें न फल पाए जाते हैं न फूल पाए जाते हैं, न फल न फूल। जिन पेड़ पौधों में फल फूल नहीं है तो समझ लीजिए वो क्रिप्टोगैमी पेड़ पौधे हैं। और क्रिप्टोगैमी में उनके मैंने आधार बता दिए हैं, उनकी विशेषताएं बता दी हैं तीनों की। टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं, ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं और
थैलियोफाइटा कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो फल फूल हैं इनमें देखने को नहीं मिलते हैं, तीनों में नहीं देखने को मिलते हैं। इनका विकास के क्रम में फल फूल का अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ है, लेकिन तना है, जड़ है, पत्ती है, इनका थोड़ा क्रम के अनुसार इसमें परिवर्तन होता गया है। तो उनके आधार पर इनको हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरियोफाइटा में वर्गीकृत किया है। तो इसके अंतर्गत आपने देखा कि विशेषताएं इसकी तना होता है, जड़ होती है, पत्ती होती हैं, ये विकसित अवस्था में होते हैं। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो जाइलम है, फ्लोएम है, वो विकसित होता है। दूसरा और विशेषता लिख सकते हो, जो फ्लोएम है और जाइलम है वो विकसित होते हैं। फ्लोएम है, जाइलम है, वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं ताकि इनको भोजन निर्माण करने में ये सक्षम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में बहुत ही सक्षम होते हैं। तो उनमें तड़ा, जन, पत्ती सब कुछ देखने को मिल जाता है, फ्लोएम, जाइलम सब कुछ है। तो ये भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं कि इनके अंतर्गत हम कौन से पेड़ पौधों को रखते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना हो फर्न आपने सुना हो, हॉस्टेल सुना हो। तो फर्न हुए, हॉस्टेल हुए, ये कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें तना, जड़, पत्ती सब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, और फ्लोएम, जाइलम भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिसमें आपने देख लिया कि किस प्रकार से मतलब कि इसमें देखने को मिल जाता है कि इसमें फ्लोएम है, जाइलम है और तना है, जड़ है, पत्ती है। और भी देखा जाए तो इनकी जो एक विशेषता और आप लिख सकते हो कि इनकी जो पत्तियां होती हैं तो इनकी पत्तियों में ही वर्तिका पाई जाती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं तो पत्तियों में वर्तिका देखने को मिल जाती है। तो वर्तिका आपने देखी हो कि जो एक प्रकार से जो फूल होते हैं उसमें ऐसे किनारे किनारे वर्तिका होती है जो मतलब फल को निर्माण करने में सक्षम होती है। तो ये प्रकार से वर्तिका देखने को मिल जाती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं होती है, तो इसको हम ना फल और फूल में नहीं रखते हैं, इसलिए इनकी वर्तिका तो मिल जाती है देखने को। तो इसी ये कुछ इसके मुख होते हैं जिसमें मेल फीमेल, ये वर्तिका एक प्रकार की मेल फीमेल ये इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि इनको टेरियोफाइटा के जो किस्म के पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इनका और भी जैसे विकास क्रम ज़्यादा से ज़्यादा होता गया तो उनके आधार पर मैंने पेड़ पौधों को और भी कैटेगरीज में रखा है, जिसमें से आपने नाम सुना हो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये हम एक साथ पढ़ लेते हैं। एंजियोस्पर्म इनको एक साथ पढ़ लेते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो एक प्रकार के इसमें तना, जड़, पत्तियां बोल देते हैं, जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम, फूल, फल सब कुछ मौजूद होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो जो विशेषताएं इसमें होती हैं वही विशेषताएं इसमें भी होती हैं, सेम पैटर्न की विशेषताएं इसमें भी होती हैं। इसमें भी तना, जड़, पत्तियां, जाइलम, फ्लोएम, फल फूल सब पाए जाते हैं। बस अंतर दोनों में यही है कि इसके जो फल होते हैं वो नग्न बीज होते हैं। नग्न बीज आपने देखा हो कि इनके अंतर का जो बीज है वो ऊपर मतलब कि इनमें आवृत नहीं होता है, मतलब कि ऊपर से ये संरचना से ढके नहीं होते हैं, खुले होते हैं। जैसे एग्जांपल में ये मान लो ये एक फूल है, ओके, ये फूल है, तो ये फूल में आपने देखा हो यहाँ अंडाशय होता है, ये अंडाशय है और आसपास ये इस प्रकार से पूरे फूल से घिरे होते हैं, इस प्रकार से वर्तिका से ये घिरे होते हैं, बीच में अंडाशय है। और जैसे इनका निषेचन होता है तो ये क्या करते हैं, ये जो वर्तिकाएं होती हैं इसको घेर लेती हैं, तो एक घेरती घेरती क्या कर देती हैं, इसको फल में कन्वर्ट कर देती हैं। अगर ये फल है, अगर इस फल को जब जैसे काटते हैं, जैसे सेब है, ओके, ये सेब है, अगर इसे हम काटते हैं तो इसके अंदर बीज पाया जाएगा, इसके अंदर बीज मिलेगा। तरबूज है, इसके अंदर बीज देखने को मिलेगा।
तो आप क्या इसमें अंतर है कि जो ये जो फल है, इस फल के अंदर जो बीज है वो एक्चुअली में किससे निर्माण हुआ है, वर्तिका से हुआ है। और वर्तिका क्या है, वो अंडाशय जो है, उस अंडाशय में निरंतर क्या करते गए, उसको ढकती गई और उसको फल में परिवर्तन कर दिया। और जिस फल के अंतर्गत जो बीज अंदर उपस्थित हो, जिस फल में बीज अंदर उपस्थित हो, ऊपर से उसका आवरण हो, तो उसे हम बोलते हैं आवृत बीजी। और आवृत बीजी जो पेड़ पौधे जो फल होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। अब समझ में आ गया स्पष्ट रूप से कि जो फल होते हैं उस फल में अगर जो बीज हैं वो बीज अगर उसके अंदर पाए जाए, फल में अगर जैसे काटते हैं तो उसके अंदर जो बीज पाए जाए, तो वो सभी पेड़ पौधे किस में आते हैं, वो फल किस में आते हैं, वो एंजियोस्पर्म में आते हैं, या वो पेड़ पौधे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें बीज ऊपर ही पाया जाए, यानी कि जिसमें बीज ऊपर है, तो उसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। यानी कि कुछ चीज़ें, कुछ जैसे मान लो ऐसे ही फूल है, फूल इसमें भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी फूल होता है। रीजन बस यही होता है कि इसमें भी वर्तिकाएं होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इसका जो अंडाशय है वो पूर्ण रूप से देखा जाए तो ढक नहीं पाता है। तो वो ये जो अंडाशय है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बीज ही बना रहता है। तो ऐसे पेड़ पौधे आपने देखे हों जो जिम्नोस्पर्म के होते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बेसिक डिफरेंस बस यही है कि वो नग्न बीज होते हैं जिम्नोस्पर्म, और ये आवृत बीजी होते हैं एंजियोस्पर्म। और विशेषता आप देख सकते हो कि जो एंजियोस्पर्म है थोड़ा इसमें एक व्रत जीवी और दो व्रत जीवी। एक व्रत जीवी और दो व्रत जीवी में इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। एक व्रत जीवी में देखा हो कि जैसे कि जिसे हम तोड़ नहीं सकते, यानी कि कोई भी फल है और उस फल में अगर कोई भी अगर मौजूद है, पोषक मौजूद है उसमें, ओके, स्टार्च मौजूद है, या हम बोल सकते हैं जो सुक्रोज मौजूद है, अगर वो मौजूद है, अगर उसको हम जैसे कार्बोहाइड्रेट उसमें मौजूद है, अगर उसे हम देखते हैं, उसे हम जैसे खोलते हैं तो एक बीजी है, अगर एक बीज निकलता है उसमें तो हम उसे बोलते हैं एक व्रत बीजी। अगर उसमें दो बीज निकलते हैं, दो बीज या दो से ज़्यादा निकलते हैं, उसे दो व्रत बीजी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जैसे चावल है, चावल क्या है, चावल में आप देखा जैसे धान है, चावल है, धान का जब आप छिलका निकालते हो तो उसमें चावल निकलता है, तो चावल एक व्रत है क्योंकि उसमें एक ही तो निकला, उसे तोड़ते हैं तो अलग हो जाता है, लेकिन उसमें कोई टूटन नहीं होती है, वो एक व्रत बीजी है, एक व्रत है, उसमें कोई अलग से टूटन नहीं होती है। जबकि दालें हुई, तिलहन हुई, दालें आपने देखी हो, दालें हैं, तिलहन हैं, तो इसके जब छिलके जब निकालते हैं तो उसमें अंदर आपने देखा हो तो एक डिजाइन सी नुमा होती है उसकी, मतलब कि दो टुकड़े होते हैं, मतलब समान क्षेत्रफल के या समान वेट के दो टुकड़े उसमें देखने को मिलते हैं, दो परस्पर, मतलब कि दो परस्पर उनका टुकड़े होते हैं, तो उन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, दो व्रत बीजी, दो व्रत जीवी। तो ये चीज़ें हैं कि किस प्रकार से मतलब कि जो बीजी होते हैं, जीबी नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे आप मिस्टेक है थोड़ा, सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हैं बीजी, यहाँ बीजी लिख सकते हैं, जीबी नहीं होते हैं। तो एक व्रत जो बीजी हुए, या हम एक व्रत बोल सकते हैं, इसको हम पत्र भी बोल सकते हैं। ओके, एक पत्र बीजी हुए, दो पत्र बीजी हुए, यानी कि उसमें जो पत्रिकाएँ होती हैं उसके अंतर्गत वो एक में भी हो सकती हैं, दो में भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि पेड़ पौधों की जो कैटेगरी है वो किस प्रकार से थी, जिसमें से हमने आपको 5 प्रकार की कैटेगरी में आपको बताया, जिसमें थैलियोफाइटा हुआ, ब्रायोफाइटा हुआ, टेरिडोफाइटा हुआ, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये किस प्रकार से विकास के क्रम में अपने को विकास करते गए। ओके, इसी में आप देख सकते हो कि जो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, और तो ये थैलियोफाइटा के अलावा सभी जल सतह सभी में पाए जाते हैं। ओके, तो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ये भी जल में मिल जाते हैं, थल में मिल जाते हैं। टेरिडोफाइटा है, जल में थल में मिल जाते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं इनको विकास का एक क्रम रहा है। इसमें एक जो नग्नबीजी में पेड़ पौधे में आप देख सकते हो कि जो बहुत सारे होते हैं, आपने देखे हैं वो आपने देखा है अखरोट वगैरह, कुछ ऐसे कुछ देखे हों, और आपने और भी देखे होंगे,
एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, मतलब आप गूगल सर्च कर लेना, वहाँ से मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर था, मुझे आशा करता हूँ, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जंतुओं के प्रकार के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, चल।